अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है। आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट एंड मैंने ग्रेजुएशन जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डाउन फिजियो एसोसिएशन वालों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने नॉलेज में से कुछ स्टूडेंट्स के नॉलेज में इजाफा कर सकूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। कुछ स्टूडेंट्स जैसा कि जो ज्वाइन हमें कर चुके हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ और साथ साथ उनको बताता चलूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। ऑर्थोपेडिक वर्ड का मोस्टली हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि कोई सर्जरी या कोई फ्रैक्चर या कोई ऑपरेशन ही है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि मोस्टली हम जैसा कि बना चुके हैं एक डॉक्टर को स्पेशल फील्ड के लिए मुंतखब खुद ही कर चुके हैं। हम ये नहीं देखते कि वो किस फील्ड के लिए है, उसका काम क्या है, हम किस मकसद के लिए उसके पास जा रहे हैं, क्या वो मकसद वो पूरा कर सकता है। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया है कि ऑर्थोपेडिक कोई लफ्ज सुनता है तो उसके जहन में यही आता है कि कोई ऑपरेशन होगा, लेकिन मोस्टली ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं उनका मकसद ये होता है कि उन्होंने अलाइनमेंट करनी होती है कोई भी मसल की या कोई बोन की। ठीक है, वो ऑपरेट के जरिए ही करते हैं। उनके पास कह लें कि लास्ट एंड फर्स्ट चॉइस जो है ना, वो फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है कि मेडिसिन देगी, कोई मसल रिलैक्सेंट दे के मसल रिलैक्स कर लिए, या आपको इक्का दुक्का एक्सरसाइज बता के, ठीक है, आपको उन्होंने गाइड कर दिया कि आप ये कर लें वो कर लें। ठीक है, और लास्ट में आपको वो जिधर मर्जी चले जाए, लास्ट में आपको वो आके यही कहेंगे कि आप ऑपरेट करवा लें। ठीक है, चलते हैं अपने ऑर्थोपेडिक लफ्ज का आपको मैं बताता चलूं। ऑर्थोपेडिक दो ग्रीक वर्ड से बना है, ऑर्थो और पीडियन। ऑर्थो मींस करेक्शन, स्ट्रेट, जैसा कि आपको मैंने बताया अलाइनमेंट करना, जॉइंट के अलाइनमेंट या बोन के अलाइनमेंट। और पीडियन का मतलब है, ग्रीक वर्ड पीडियन का मतलब है रियरिंग ऑफ चाइल्ड। जैसे कि हम मोस्टली देखते हैं कि छोटे बच्चों में तेज बुखार हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उनके मसल टाइट हो गए, जॉइंट अलाइनमेंट नहीं ठीक हुई उनकी, या शुरू में भी मजूरी है, ठीक है, उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन्स क्या करते हैं, ऑपरेट करके उनके अलाइनमेंट करते हैं और मसल लेंथन करते हैं। ठीक है, अब ऑर्थोपेडिक के कुछ ऐसे कह लेंगे बैक पेन है। अब बैक पेन किसी पेशेंट के है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपेडिक उसको क्या कहेगा, उसको मेडिसिन देगा, पेन किलर दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दी, ठीक है, या कुछ अपने से एक दो एक्सरसाइज जैसा कि एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है। लेकिन अब जैसे कि फिजिकल थेरेपी एक अलग फील्ड आ चुकी है, ठीक है, जिसमें हम पूरी फिजिकल एजुकेशन करते हैं, पोस्चर अलाइनमेंट करते हैं, पोस्चर की एजुकेशन करते हैं, मसल्स अलाइनमेंट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह हम करते हैं। तो ये जो चीजें जैसे बैक पेन, नेक पेन, इस तरह की जो चीजें वो हमारी फील्ड में आती हैं। हम चलते हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्थोपेडिक सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही कोई मसल्स की अलाइनमेंट कर सकता है, फिजिकल थेरेपिस्ट भी मसल अलाइन कर सकते हैं, जॉइंट अलाइन कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि ऑपरेट के जरिए ही अलाइनमेंट हो या ऑपरेट के जरिए ही मसल लेंथन हो सकता है। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग से, कुछ पोस्चर एजुकेशन से, ठीक है, हम मसल लेंथन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। असेसमेंट बच्चों को बताता चलूं कि असेसमेंट सबसे मेन चीज ही असेसमेंट है। फिजिकल थेरेपिस्ट की कह लें कि जो हाथ हैं अल्लाह ताला ने दिए फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए, वही सब कुछ है। इन हाथों से ही हमने सारा कुछ करवाना है, अलाइनमेंट करवानी, कोई मैनिपुलेशन करवानी, कोई एक्सरसाइज करवानी, कुछ भी करना है वो हमारे इन हाथों पे है। ठीक है, कह लें कि फिजियोथेरापिस्ट की जो फील्ड है या फिजियोथेरापी का जो प्रैक्टिकल लाइफ है मोस्टली चलता ही हाथों पे है, हाथों से ही हमने सारे काम करवाने हैं। ठीक है, असेसमेंट की तरफ चलता हूँ। असेसमेंट में कुछ स्टेप्स हैं, जैसा कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, कंप्लेन है, हिस्ट्री है, ऑन ऑब्जर्वेशन है, ऑन एग्जामिनेशन है, प्रोविजनल डायग्नोसिस है, एडवाइस है। इन 7 स्टेप का मैं आपको साथ साथ इंट्रोडक्शन करवाता चलूंगा। इन 7 स्टेप में हमने क्या करना है।
ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं, इंट्रोडक्शन में कोई पेशेंट आपके पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप क्या हो, ठीक है, आपकी फील्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, आप किस किस चीज को डील करते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई बैक पेन का पेशेंट आता है तो उसको मैं अपने बारे में बताऊंगा कि सर हमारा जो है वो फील्ड है फिजियोथेरेपी है, उसमें हम आपको मोडेलिटीज लगाएंगे, हम उसको आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, कुछ हम आपको होम प्लान देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको बतानी है और उसमें आपने बताना है कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतना आपने फॉलोअप देने हैं, ठीक है। मैं ये पूछता चलूं कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे डन या ओके का कमेंट्स में बता दें ताकि मैं थोड़ा लाउड, अगर हो सके तो मैं थोड़ा सा लाउड भी बोल सकूं ताकि आवाज आप मेरी आपको सबको आ सके। तो मुझे काइंडली ये भी बताते चलें कि मेरी आवाज सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। जैसा कि इंट्रोडक्शन का मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन में हमने आप पहले सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है, इंटरव्यू लेना है जिसमें आपने उसका नाम पूछना है, उसकी एज क्या है, ठीक है। जेंडर तो आपको पता लग जाएगा कि सामने पेशेंट आया तो जाहिर बात है मेल है या फीमेल है। उसके बाद एड्रेस क्या है, लोकेशन कहाँ से आया है, क्या करता है, ऑक्यूपेशन मतलब करता क्या है, काम क्या है उसका, रूटीन की वर्क क्या है, रूटीन में वो क्या घर में सिर्फ बैठा रहता है या कुछ काम करता है, ठीक है। दो चीजें जैसा कि मैंने बताया, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। कुछ कह लें कि बीमारियां हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली जो इन दो वजूहात की वजह से, जैसे कि एड्रेस और ऑक्यूपेशन की वजह से होती हैं। जैसे किसी बंदे का ऑक्यूपेशन है, वो मजदूरी कर रहा है, उसका काम है उसने ज्यादा वजन उठाना है, उठा के जिसको कह लें कि आप लेबर, आप बस स्टैंड पे देखते तो ज्यादा वजनी जो सामान होता है उसको बस के ऊपर चढ़ाने वाले लोग अलहदा होते हैं, कूली जिसको ले ले, जैसे रेलवे स्टेशन पे कूली होते हैं, ठीक है। वो अपना वजन उठाते हैं लेकिन उन बेचारे को नहीं पता कि वजन उठाना कैसे है, ठीक है, हम अपना जोर कम कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह हम ऑक्यूपेशन से हमें पता चल जाएगा कि इसका मसला मेन क्या है, लेकिन हम डायग्नोज नहीं बना सकते कि हाँ मसला इसका ये ही होगा, इसकी वजह से ही पेन है। हमें उसके लिए प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चलना पड़ेगा जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कंप्लेन ऑफ, इंट्रोडक्शन के बाद आता है कंप्लेन, कि पेशेंट आपको क्या बता रहा है। कंप्लेन में, कंप्लेन ऑफ में आपने सिर्फ ये लिखना है जो पेशेंट ने आपको अपनी जुबानी बताया है। वो आपके पास आता है या आपको पंजाबी में मैं जैसे बताऊं कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको उसने आपको कहा डॉक्टर साहब मेरे लत च खिंच पै गई है, ठीक है, मेरी कमर दर्द है, ठीक है। उसको आप अपनी वर्डिंग में ये नहीं करोगे कि हाँ ये जी शाटिका हो सकता है या इसकी बैक पेन डिस्क स्लिप की वजह से हो सकती है। कंप्लेन ऑफ में आप सिर्फ ये लिखोगे कि पेशेंट ने आपको आके क्या बताया, क्या बताया है, आपको बताया है बैक पेन है, नेक पेन है, या क्या मसला, जो मसला आपको उसने अपने अल्फाज में बताया ना उसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलता हूँ हिस्ट्री की तरफ, कि आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इलनेस की तरफ, कि प्रेजेंट इलनेस क्या है। मिसाल के तौर पर उसको बैक पेन है तो बैक पेन कब से है, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई, कब ज्यादा होती है, जिसमें टाइम फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, ठीक है, दिन में ज्यादा होती है, रात में ज्यादा होती है, ठीक है, किस तरह कम हो जाती है या किस तरह ज्यादा बढ़ती है, ये चीजें। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट। हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट में आता है कि जो उसके पास आपके पास जो कंप्लेन लेके आया है उसका उसने क्या ट्रीटमेंट करवाया आपके पास आने से पहले। क्या उसने किसी फिजिशियन को चेक करवाया, या किसी उसने क्वैक को चेक करवाया, या किसी मेडिकल स्टोर से वो जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि पुड़ी बना दी, 3 पुड़ियां बना दी तो दर्द के लिए उसको काफी है। तो ये सारी आपने उससे हिस्ट्री लेनी है। नेक्स्ट आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आ जाता है कि कोई मेडिसिन चल रही है उसकी, कोई सर्जरी तो नहीं है, या इस तरह की कोई इलनेस पहले तो नहीं थी, या बैक पेन अभी से स्टार्ट हुई है या पहले तो नहीं थी, कोई पहले एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, ठीक है। इस तरह की सारी आपने पास्ट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री में आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री, के जैसे कि कुछ होता है कि डायबिटीज जो है वो फैमिली टू फैमिली रन करती है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी मोस्टली होता है कि हार्ट अटैक जो है वो फैमिली में चलता है कि पहले अम्मा जी को का था, फिर बच्चों में आया, या इस तरह ये फैमिली में रन करता है। इस तरह कुछ होती हैं जो प्रॉब्लम फैमिली टू फैमिली चलती हैं, ठीक है।
इसमें आपको बताता चलूं, हिस्ट्री लेते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे खास बात जो है कि हिस्ट्री लेते हुए आपने गुड लिसनर बनना है। ठीक है, पेशेंट आपको कोई अपनी कहानी सुना रहा है, वो आपने अलिफ तक ये सारी सुननी है। ठीक है, उसको किसी भी बात पे टोकना नहीं है कि 1 मिनट, आप ऐसा ना करें। वो आपको सारी आपकी अपनी दिल की कहानी या जो भी आप उसके साथ हुआ, कैसे हुआ, वो आपको बताएगा। उस बातों में से आपने उसकी हिस्ट्री भी लेते जाना है। ठीक है, उसकी कहानी भी सुनते जाना है। इस तरह जब आप गुड लिसनर बनेंगे, उसकी आधी बीमारी 40 to 50% उसको वैसे ही आराम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर एक बंदा इमरजेंसी में आया है, कोई उसके फ्रैक्चर है, ठीक है, वो आता है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर आगे से उसको रूड बिहेवियर देता है, तो उसका तो जो टेंशन में गरीब बेचारा आया है, तो उसकी तो टेंशन बढ़ जाएगी कि मुझे डॉक्टर साहब देख नहीं रहे, मेरा खून बह रहा है, मुझे ये है तो ये है। क्योंकि हमें कह लें कि उनके सर्वाइव करने का एक जरिया है। ठीक है, बचाना अल्लाह की जात ने, लेकिन हम एक जरिया है उनको बचाने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ठीक है, तो कभी भी पेशेंट के साथ रूड नहीं होना। जब भी वो हिस्ट्री लेनी है, आपने एक गुड लिसनर बनना है, आपने उनकी सारी बातें सुननी है, जिससे आपको आपकी सारी जो उसकी पेन है उसकी कॉज भी पता चल जाएगी। ठीक है, और उसी में आपको पता चल जाएगा आया इसकी कोई मेन वजह है पेन की, या सिर्फ एक जहनी तौर पे इसको पेन महसूस हो रही है। जैसे एक लफ्ज यूज करते हैं फैंटम पेन, कि मतलब एक पेशेंट का लिम्ब वो फ्रैक्चर हुआ तो उसका पाँव काटना पड़ा, लिम्ब नहीं है, तो उसको उस लिम्ब में जो लिम्ब उसका काट दिया गया ऑपरेट के बाद, तो उसको वहां पे पेन महसूस हो रही है, तो इसको कहते हैं हम फैंटम पेन। आया इस तरह की कोई चीज तो नहीं है। ये हिस्ट्री लेते हुए आपको सारा कुछ वो खुद ही बता देगा। ठीक है, आधा काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिर बताता चलूं, हिस्ट्री लेते हुए कोई भी डायग्नोज आपने नहीं बनाना। हिस्ट्री लेते हुए आपने सिर्फ डायग्नोज की तरफ जाना है, डायग्नोज कोई भी नहीं बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप पेशेंट की फिजिक देखें। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताता चलूं, पेशेंट गेट। ठीक है, एक पेशेंट आपके क्लिनिक में इंटर हुआ है, ठीक है, या आप किसी के होम विजिट करने गए हैं, या किसी को वार्ड में चेक करने गए हैं। ठीक है, आप उसकी फिजिकल जो कंडीशन है, फिजिक है, उसका मसल टोन है, उसकी बॉडी शेप, वो लीन है, ओबीस है, ये सारी आप खुद देखेंगे। आया मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं, जैसे गेट है, अगर किसी का गेट ठीक नहीं, अब नॉर्मल गेट है, वो आपको वो जब चल के आएगा आपके पास तब ही पता चल जाएगा। आपने ये चीज एक नोट करनी है। दूसरी चीज ये, आया पेशेंट अपने बलबूते पे चल के आया है, वो किसी क्रंचेस की जरूरत मदद से आया है, या कोई उसको असिस्ट करके लेके आया, अपने कंधों पे उठा के लेके आया है, ये चीजें। दूसरी बात, ऑन ऑब्जर्वेशन में आपने देखना है आया पेशेंट कोऑपरेटिव है। ठीक है, कुछ पेशेंट होते हैं अग्रेसिव होते हैं, उनके साथ हम खुल के बात नहीं कर सकते, उनका ट्रीटमेंट का प्लान हम कह लें कि या उसकी बीमारी के बारे में खुल के बता नहीं सकते। ठीक है, और ये चीजें आपने देखनी। कोऑपरेटिव है, जैसे कि मैंने बताया बॉडी बिल्ट है, या उसके लिम्ब कोई डिफॉर्मिटी है, लिम्ब 4 के 4 पूरे हैं, या कोई एक्सट्रीमिट कोई क्या कहते हैं एक्सीडेंट में कट तो नहीं गया, फ्रैक्चर कोई क्रचेस तो नहीं यूज करा। इस तरह की चीजें हमने ऑन ऑब्जर्वेशन में देखनी है। ये सारे स्टेप हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन एग्जामिनेशन की तरफ। एग्जामिनेशन जो है वो डायग्नोसिस का, असेसमेंट का मेन कह लें बुनियाद है। जो पहले ऑन ऑब्जर्वेशन तक बता के आया हूं, वो सारा एक डाटा है, डेमोग्राफिक डाटा कह लें, उसमें आता है, जो आपको सिर्फ पेशेंट के बारे में बता रहा है। अब नेक्स्ट है ऑन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसमें इसके 6 स्टेप हैं, जिसको मैं एक एक करके बताता हूं। एक इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, आरओएम, पावर, न्यूरोवेस्कुलर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है स्पेशल टेस्ट इफ एनी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फर्स्ट करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए एक वर्ड यूज होता है सीड, SEADS, सीड। सीड मतलब एक वर्ड हमने यूज किया जिसके लिए, जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे स्टडी के दौरान हमें क्रेनियल नर्व पढ़ाई गई थी, उसका हमें एक कोड वर्ड दिया गया था ओ इस तरह, या कह लें कि हमें जो रिस्ट बोन पढ़ाई गई थी, ठीक है, 8 जो होती हैं,
उनका कोड वर्ड दिया गया था। इस तरह इसका एक कोड वर्ड है सीड, जिसमें CS फॉर स्वेलिंग आया। वो जगह स्वेल तो नहीं है, पहले बताता चलो। इंस्पेक्शन में आपने हाथ नहीं लगाना, आपने सिर्फ आंखों से ऑब्जर्व करना है उस जगह को जहां पे वो पेन बता रहा है। वो बैक में पेन बता रहा है, वो नेक में पेन बता रहा है, वो लेग पेन बता रहा है, वो नी पेन बता रहा है, वो जिस पॉइंट पे पेन बता रहा है आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। जिसमें स्वेल आपने देखना है, स्वेलिंग तो नहीं है, एरिथमा तो नहीं है, एट्रोफिक तो नहीं है, स्वेलिंग कोई सूजा वगैरह तो नहीं है, सूजा स्वेलिंग के उभार वगैरह तो नहीं है वहां पे, एट्रोफिक मसल टोन तो कम नहीं है, मसल मास तो कम नहीं है, डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिसको हम डील नहीं कर सकते। डिफॉर्मिटी मिसाल के तौर पर एक एज के बाद बोन बढ़ना बंद हो जाती है, रुक जाती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जो प्लेट होती है वो एक एज के बाद खत्म हो जाती है। ग्रोथ प्लेट बोन के हेड के नीचे जो होती है ग्रोथ प्लेट, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है और हड्डी बढ़ना रुक जाती है। तो अगर तो हड्डी बढ़ना रुक गई है और वो टेढ़ी बनी है, ठीक है, उसकी ग्रोथ ही टेढ़ी हुई है, तो उसको तो हम कह लेंगे, यही कह सकते हैं, या तो उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग करके उसको कि वो अपनी दुनिया में सर्वाइव कर सके, सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एक्सरसाइज से हम उस टेढ़ी हड्डी को सीधा कर दें। ठीक है, आपने डिफॉर्मिटी चेक करनी है, उसके बाद आपने स्कार चेक करना है, आया वहां पे कोई जख्म तो नहीं है, स्किन चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, स्किन चेंजेस में आपको मैं वेस्कुलर एग्जामिनेशन में बताऊंगा स्किन चेंजेस में आपने क्या देखना है। नेक्स्ट है पैल्पेशन। अब पैल्पेशन में लफ्ज यूज होता है टेस्ट, CA, TEST, टेस्ट, CA, टेस्ट फॉर टेंडरनेस। ठीक है, अब पैल्पेशन में आप जब आएंगे तो आपने पेशेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल इजाजत लेनी है। ठीक है, कि आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, जैसे इंस्पेक्शन में भी आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो आपने पेशेंट से उससे इजाजत लेनी है। अगर तो फीमेल है, ठीक है, तो वो तो फीमेल से ही करवाएंगे। लेकिन अब अगर हम फील्ड में आ गए, प्रैक्टिकल लाइफ में हम मेल फीमेल का अंतर करने बैठ गए तो बहुत डिफरेंट डिफिकल्टी होगी हमारे से। ठीक है, तो आप पेशेंट से कह लें कि इजाजत लेंगे उससे प्रॉपर कि हम एक्सपोज करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सपोज करेंगे, आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद पल्पेट करेंगे। पल्पेट में आपने अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, टेंडरनेस चेक करनी है, टाइट तो नहीं है वहां पे, कोई सख्त सा महसूस तो नहीं हो रहा, मसल टाइट तो नहीं है, टेंडरनेस में आपने चेक करना है। उसके बाद आपने इफ्यूजन चेक करनी है। ठीक है, स्वेलिंग फिर इसमें आता है, स्वेलिंग चेक करनी है। स्वेलिंग फिर ये चेक करनी है कि स्वेलिंग किस टाइप की है। ठीक है, उसके बाद आपने टेम्परेचर बॉडी का चेक करना है। एक तो बॉडी का पूरी का टेम्परेचर होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर को आपने नहीं देखना, उस पॉइंट का टेम्परेचर देखना। जैसे बैक पेन अगर वो बता रहा है कि बैक पेन है, तो आपने बैक की किस जगह पे पेन है उस जगह का टेम्परेचर चेक करना है, बाकी बॉडी का साथ कंपैरिजन करके, आया वो बॉडी उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। ठीक है, उसके बाद आपने क्रेपिटस चेक करनी। क्रेपिटस मतलब जैसे एक घर में हलवा पकड़ा तो बुलबुले फटने की आवाज जो होती है उसको कहते हैं क्रेपिटस। ठीक है, ये आवाज आती है जॉइंट्स में से। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप वो बताता है मेरे नी में पेन है, तो आपने वहां पे चेक करना है हाथ लगा के और उसको मूवमेंट के साथ, क्या आया वहां से कोई आवाजें तो नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद फिर आता है एट्रोफी। एट्रोफी में वही बात, जैसे मसल मास कम तो नहीं है, मसल टोन तो नहीं कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पल्पेशन के बाद ROM। ठीक है, ROM स्टैंड फॉर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, कि एक ज्वाइंट की नॉर्मल मूवमेंट की जो है रेंज वो कितनी है। ठीक है, उसमें इस ROM रेंज ऑफ मोशन के लिए हमें चाहिए गोनियोमीटर। ये एक आला होता है जिसकी मदद से हम ज्वाइंट्स की रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मूवेबल हैंड होता है और एक स्टेशनरी हैंड होता है। आपने जिस ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है उस पे रख के उसकी जो प्रोक्सिमल बोन होगी उस पे आपने स्टेशनरी आर्म रखना है। ठीक है, गोनियोमीटर का, और जो उसकी डिस्टल बोन होगी उस पे आपने मूवेबल जो आर्म है गोनियोमीटर का वो रखना है। ठीक है, उसके साथ आपने पैसिवली मूव करवा लें। अगर एक्टिवली मूव कर सकता है पेशेंट तो उसको एक्टिवली मूव करवाएं। उसको कहें कि इसको, मिसाल के तौर पे आपने नी फ्लेक्शन चेक करनी है तो उसको कहें कि नी को बेंड करें। ठीक है, और उसके साथ साथ नी के लेग, लोअर लेग के साथ साथ आपने जो मूवेबल आर्म है उसको भी मूव करना है, जहां तक वो जाता है उसकी बाद में आपने रीडिंग ले लेनी है।
ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिव मूवमेंट, ठीक है, पैसिव मूवमेंट और एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट, पैसिव असिस्टेड मूवमेंट। इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं, वो एक अलग चीज आ जाती है, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट में पेशेंट खुद कर सकता है, पैसिव में ये कि पेशेंट खुद नहीं कर सकता, लेकिन हमने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, खुद अपने असिस्टेंट से, अपने हाथों से उसकी लेग को बेंड करेंगे और उसकी मूवमेंट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लफ्ज आता है आरओएम में एंड फील, ठीक है। एंड फील डिफरेंट होते हैं, फर्म होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। दो जो है वो यूज होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड यूज होता है आमतौर पे, ठीक है। हार्ड एंड फील होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी एल्बो बेंड की है, तो बेंड करने के बाद जो आपको रेजिस्टेंस फील होती है, ठीक है, वो कहलाती है एंड फील। अब किस किस तरह का एंड फील होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्ट एंड फील होता है और हार्ड एंड फील होता है। जैसे आप अगर अपनी एल्बो को एक्सटेंड करेंगे तो इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको सख्त फील होगा, ये है हार्ड फील। इसकी वजह क्या है हार्ड फील की, अगर तो कोई बोन आपस में रुक रही है, ठीक है, बोन की वजह से आप आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहते हैं एंड फील, जिसको हम हार्ड फील कहते हैं, जिसको हम दूसरा लफ्ज बोनी एंड फील भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं अपनी एल्बो को फ्लेक्स करता हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ नरम सा फील होता है, जो मेरे बाइसेप मसल है वो एल्बो को मजीद बेंड होने नहीं दे रहे, ठीक है, मुझे सॉफ्ट फील आ रहा है यहाँ पे। ये आपको इस तरह वीडियो में पता नहीं लगेगा, आप खुद अपने पे ट्राई करेंगे तो आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की कुछ बताता चलूं, ठीक है, जिसमें हम शोल्डर ज्वाइंट की बात करते हैं तो एक्सटेंशन जो है वो 0 to 60 है, ठीक है, और फ्लेक्शन जो है शोल्डर ज्वाइंट की वो होती है 0 to 80, ठीक है। इस तरह ये रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट लोअर लिम्ब में होती है। और जैसे हिप ज्वाइंट की जो एक्सटेंशन है वो 0 to 30 है और फ्लेक्शन 0 to 120 है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है आरओएम के बाद पावर। पावर में आपने क्या चेक करना है, पावर में आपने चेक करना है कि मसल एक्टिवली मूव कर रहा है, पेशेंट एक्टिव मूवमेंट कर रहा है या आपको पैसिव करवानी पड़ रही है। इसका हल ये है, इसके लिए यूज करते हैं हम एमएमटी, मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसके ग्रेड होते हैं 0 to 5, 6 ग्रेड्स होते हैं, 0 to 5 ग्रेड, ठीक है, जिसमें 0 दिया जाता है नन, नन मतलब नो विजिबल, नो पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि पेशेंट जहनी तौर पर मूवमेंट कर रहा है लेकिन ना आपको देखने पे महसूस हो रही है कोई कॉन्ट्रैक्शन, ना आपको हाथ से महसूस हो रही है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नंबर 1 जो ग्रेड 1 है वो दिया जाता है ट्रेस मूवमेंट को। ट्रेस मतलब आप कोई मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट को तो आपको विजिबली वहां पे फ्लिकरिंग कपकपाहट फील होती है, लेकिन टांग उठ नहीं रही या वो बाजू उठ नहीं रहा लेकिन वो कपकपाहट फील हो रही है, वो होता है ट्रेस, उसको हम देते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में आती है पुअर। पुअर होती है, फुल रेंज ऑफ मोशन होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रेविटी है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम नीचे उसके एल्बो जॉइंट को हम कह लें कि सपोर्ट दे देंगे, फिर उसको कहेंगे मूवमेंट करे, तो फिर ये है कि वो अपनी एल्बो बेंड या एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि अगेंस्ट ग्रेविटी करे तो उससे अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होती। नंबर 3 में आता है फेयर मूवमेंट। फेयर मूवमेंट में ये होता है, उसमें भी फुल रेंज ऑफ मोशन होती है, लेकिन उसमें ऐड ये हो जाता है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर सकता है, किसी स्पोर्ट के बगैर वो मूवमेंट कर सकता है। नंबर 4 में गुड मूवमेंट। गुड मूवमेंट में भी फुल रेंज ऑफ मोशन होगी, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस के साथ वो मूव कर सकता है, ठीक है। और नंबर 5 जो है वो हम नॉर्मल को देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं फुल रेंज ऑफ मोशन है मेरी, फुल रेजिस्टेंस मुझे कोई देगा तो मैं अपनी एल्बो को बेंड कर लूंगा, ठीक है। इस तरह हम फिर उसके मसल को ग्रेड देंगे, जैसे नी पेन के लिए आया तो फिर हम उसके क्वाड्स और हैम चेक करेंगे, क्वाड्स को ग्रेड्स देंगे कि क्वाड्स किस ग्रेड में है, क्या क्वाड्स की वीकनेस की वजह से नी पेन है, या हैम को ग्रेड देंगे हैम की वीकनेस की वजह से नी पेन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूरोवेस्कुलर एग्जामिनेशन की तरफ। न्यूरोवेस्कुलर में दो चीजें आती हैं, न्यूरोलॉजिकल नर्व्स का टेस्ट और वेसल्स वेन्स का टेस्ट।
मतलब ये दो अलग-अलग चीजें, एक में आपका सेंसरी और मोटर आ रहा है, एक में आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आपने क्या असेस करना है उसकी, उसमें आपने देखना है उसका मेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका मोटर फंक्शन कैसा है, सेंसरी एग्जामिनेशन करना है, सेंस उसके पूरी आ रही है, ठीक है। न्यू बोर्न एंड इन्फेंट रिफ्लेक्सेस, ठीक है, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको अगर हम उसके थंब थंब में उंगली या कोई चीज लगाते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ये उसके रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। अडल्ट में अलग-अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे टेंडन रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, ये सारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आता है। कोई रिफ्लेक्सेस, सेंसरी या मोटर एक्शन चेक करना आया कि उसका मोटर फंक्शन ठीक है, सेंसरी ठीक है, ठीक है। मोटर फंक्शन क्या ठीक है, मोटर फंक्शन में क्या आता है कि आपने उसको कोई, जैसे मिसाल के तौर पर आपने टेंडन, नी का टेंडन चेक कर रहे हैं, तो आपने हैमर के साथ हिट किया है और उसकी टांग जो है वो एक्सटेंड हुई है, ये उसका मोटर फंक्शन है। लेकिन अगर आपने हैमर के साथ हिट किया, उसको महसूस हुआ है लेकिन उसकी टांग एक्सटेंड नहीं हुई, तो उसका सेंसरी ठीक है, मतलब उसको सेंस हो रही है कि मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन उसका एक्शन नहीं हो रहा, वो उसका मोटर फंक्शन लॉस है, ठीक है। वेस्कुलर में क्या आता है, वेस्कुलर में हम 6 पीस यूज करते हैं। 6 पीस में ये आता है कि उसका चेक करना है कि पल्सलेसनेस तो नहीं है, उसकी पल्स आ रही है, पेलर तो नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस में यही देखना है कि उसका स्किन का कलर क्या है, पेलर तो नहीं है, येलोइश तो नहीं हुआ, ठीक है, प्रेस्थीजिया तो नहीं है, ठीक है, पोक्यूलोथर्मिक तो नहीं है। पोक्यूलोथर्मिक होता है कि बॉडी अपना कोर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हम अपना, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है, ठीक है, और बॉडी वो 37 रेगुलेट नहीं कर पा रही, ठीक है, ये कहलाता है पोक्यूलोथर्मी। ये 6 पीस जो हैं ये यूज होते हैं किसके लिए, वेस्कुलर एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्पेशल टेस्ट की तरफ, जो मैंने बताया था अगर कोई रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहां तक एग्जामिनेशन के बाद आपके जहन में एक डायग्नोस बन चुका होगा कि हाँ इसको ये चीज है, ठीक है। लेकिन स्पेशल टेस्ट में आके आप उसको फिर ये है कि उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई हमें हेपेटाइटिस है, तो फिजिशियन हमें क्या करता है, पहले उसके सिम्टम्स देखता है, उसको मेडिसिन दे के देखता है क्या इस मेडिसिन से उसके सिम्टम्स खत्म होते हैं कि नहीं होते। फिर वो एक रूटीन चेकअप के दौरान फिर वो देखता है कि सिम्टम्स खत्म नहीं हुए, तो फिर आपको वो कहता है कि ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें आपका हेपेटाइटिस पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। इसी तरह फिजिकल थेरेपी में भी स्पेशल टेस्ट होते हैं, लेकिन वो ब्लड टेस्ट नहीं होते, वो फिजिकल टेस्ट होते हैं। वो ज्वाइंट के ऊपर कंप्रेशन देने से, स्ट्रेच करने से, ठीक है, उससे आइसोमेट्रिक से कोसेंट्रिक सेंट्रिक करवाने से वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। जो मैंने एक दो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए हम यूज करते हैं कोराकॉइड पेन टेस्ट। कोराकॉइड पेन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोराकॉइड प्रोसेस पे हम प्रेशर दे के देखते हैं, अगर तो पेशेंट को पेन फील होती है तो फिर हम देखते हैं सब एक्रोमियल, इंटीरियर लेटरल सब एक्रोमियल स्पेस पोर्शन पे भी प्रेशर देते हैं, ठीक है, एसी ज्वाइंट पे भी प्रेशर देते हैं। इन 3 जगह पे प्रेशर देने के बाद कंपैरिजन करते हैं, आया कोराकॉइड प्रोसेस पे पेन बाकी दोनों से ज्यादा है, अगर तो बाकी दोनों पॉइंट से कोराकॉइड प्रोसेस पे पेशेंट को पेन ज्यादा फील हो रही है प्रेशर से, तो इसका मतलब फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं टेनिस एल्बो की बात। टेनिस एल्बो जो कि नाम पड़ चुका है कि टेनिस खेलने वालों को ही हो सकती है, ये एक कह लें कि बस एक नाम पड़ा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो टेनिस के प्लेयर होंगे उनको ही टेनिस एल्बो होगी। कोई प्लम्बर है जिसका रिस्ट एक्सटेंसर का काम ज्यादा है, रिस्ट का एक्सटेंड करने का काम ज्यादा है, ठीक है, कोई प्लम्बर हो गया, या प्लम्बिंग टूल्स घर में हम यूज करते हैं, या जिसका टाइपिंग का ज्यादा काम है, उसको भी टेनिस एल्बो हो सकती है, क्योंकि टेनिस एल्बो होती है लेटरल एपिकोंडालाइटिस, ठीक है। तो टेनिस एल्बो के लिए हम यूज करते हैं कोन्स टेस्ट। कोन्स टेस्ट में हम सिंपल ये करते हैं कि पेशेंट को एक्सटेंड करवा के एल्बो, और एल्बो को सपोर्ट करके उसके रिस्ट को हम एक्सटेंड करें, ठीक है। उसके बाद अगर तो उसको उस जगह पे पेन हो जिस जगह पे वो बता रहा है लेटरल साइड पे, अगर तो उसको पेन महसूस होती है तो इसका मतलब ये टेनिस एल्बो है। लेकिन अगर इस तरह करने के बाद भी पेन हो रही है, ठीक है,
जैसे कि सर्वाइकल कंप्रेशन, मतलब मसल टाइट, नेक के मसल टाइट हैं तो सर्वाइकल नर्व से प्रेशर आ रहा है जो आगे पेन रेडिएट कर रही है बाजू में, आया क्या सर्वाइकल तो नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए करेंगे कॉन्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है नी लिगामेंट्स के लिए टेस्ट। नी में पेन हो रही है, नी में पेन किस वजह से हो रही है उसको डायग्नोज करने के लिए, आया वो मसल की टाइटनेस की वजह से है, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या उसकी हिस्ट्री लेते हुए हमें पता चला है कि वो फुटबॉलर है तो उसका, ठीक है, नी ट्विस्ट हुआ है तो हम उसके लिगामेंट के टेस्ट करेंगे जिसमें ड्रॉर टेस्ट आता है, एंटीरियर ड्रॉर आता है एसीएल के लिए, पोस्टीरियर ड्रॉर आता है पीसीएल के लिए। ठीक है, इस तरह हम ड्रॉर टेस्ट करेंगे नी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोविजनल डायग्नोस की तरफ। अब यहां तक स्पेशल टेस्ट के बाद आपके पास, स्पेशल टेस्ट के पहले आपके पास दो डायग्नोस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब स्पेशल टेस्ट हो गया, ठीक है, एसीएल ही है, तो उसके बाद आप प्रोविजनल डायग्नोस बनाओगे। फाइनल डायग्नोस आपका क्या है? ठीक है, मिसाल के तौर पे नी पेन है तो उसका फाइनल डायग्नोस आप बताओगे जी नी पेन ड्यू टू एसीएल इंजरी, या नी पेन ड्यू टू कोआश टाइटनेस, या नी पेन ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इस तरह आप प्रोविजनल डायग्नोस बनाओगे। नेक्स्ट आता है लास्ट एंड द मेन पॉइंट जिसमें हमने अब काम करना है। ठीक है, अब तो सारी बातें हुई, अब हमने जिसमें हमने काम करना है या पेशेंट को कुछ बताना है जिसमें उसको भी पता लगे कि डॉक्टर साहब ने कुछ हमें बताया, जिसमें एडवाइस का पॉइंट आता है। एडवाइस में आपने क्या करना है, उसमें दो चीजें आती हैं, ट्रीटमेंट होम प्लान और ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, होम प्लान में आपको बताता चलूं, होम प्लान में आपने ये बताना है उसको कि घर में आपने अपना पोस्चर कैसे ठीक रखना है, इस पेन को आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, जिस मिसाल के तौर पे अगर उसका कोई एंकल ट्विस्ट हुआ है, आपने यहाँ पे कुछ उसका मोडेलिटीज एक्सरसाइज करवा दी है, आपने उसको घर के लिए एडवाइस ये करना है कि आपने इसको एंकल सपोर्ट पहन के रखनी है, या क्या करना है, इसको आपने ज्यादा मूव नहीं करना। या बैक पेन में हम बता देते हैं कि आपने झुक के कोई वजन नहीं उठाना, बेंडिंग नहीं करनी, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम कहते हैं कि आपने ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी। ये होम प्लान में बता देते हैं। ठीक है, अगर तो पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है तो फिर हम उसको सारी एक्सरसाइज भी बता देते हैं कि आप घर पे एक्सरसाइज भी कर लें, लेकिन पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता, वो चीजें कह लें कि मेडिसिन पे डिपेंड करता है, वो एक्सरसाइज नहीं करता। ठीक है, अब ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट प्लान दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है और एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। अब लॉन्ग टर्म प्लान में क्या आता है और शॉर्ट टर्म प्लान में क्या आता है वो बताता चलो। लॉन्ग टर्म प्लान में ये होता है कि कोई बैक पेन का आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, उसका ज्यादा काम है चेयर पे बैठने का। ठीक है, लेकिन अब चेयर पे बैठने का उसका पोस्चर एजुकेशन हम करेंगे। ठीक है, अब कितनी देर एक बंदा सीधा बैठा है, इस तरह बैठा है तो सीधा बैठा रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि आप बैक सपोर्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, नी पेन के लिए हम ब्रेस यूज कर देते हैं, नी सपोर्ट, कोई बेल्ट या जो भी चीज सपोर्टिंग हो उस चीज के लिए। ठीक है, वो हम लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो हम क्लिनिक पे करवाएंगे, जैसे कोई मोडालिटीज यूज की हैं या कोई एक्सरसाइज की है या कोई मैनिपुलेशन की है, ठीक है, ये आता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन हो या कुछ भी जो समझ ना आया हो, कोई पॉइंट, तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट्स में मुझे बता सकता है। जी, किसी को कोई सवाल हो या कोई इश्यू हो असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट का यही है कि आपको इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपको सारे पॉइंट्स पता लग जाएं। ठीक है, कि असेसमेंट होती कैसे है, क्या करते हैं। जैसे आजकल के हमारे स्टूडेंट फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका क्लिनिकल स्टार्ट होता है। जी पंजाबी गेमर्स, आपका क्या सवाल है? हेलो। जैसा कि आपको मैं बता रहा कि असेसमेंट का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने का मकसद यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको पता चल जाए कि असेसमेंट प्रॉपर चैनल के थ्रू कैसे चलती है।
ठीक है सर, बहर क्या होता है? कल मेरा दोस्त कह रहा था बहर के इसका क्या मतलब है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं लगा। आप कोई वर्ड प्रॉपर यूज करें जो मुझे समझ भी आ जाए। ठीक है, कोई इशू है आपके दोस्त को तो एक प्रॉपर वे में पूछ ले मुझे, तो मैं आपको भी बता सकूं, गाइड कर सकूं कि क्या इशू है आपको। चलें, जितनी देर वो बताते हैं मैं आपको बताता चलूं कि असेसमेंट, इतनी लंबी चौड़ी असेसमेंट करने से पेशेंट भी उकता जाता है। ठीक है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी उकता जाता है। सिर्फ इतना बताने का मकसद ये है कि बच्चों का नॉलेज बढ़े, उनको पता चले कि असेसमेंट होती क्या है, कैसे कैसे असेस करते हैं, क्या डिफरेंशियल डायग्नोस होता है, क्या स्पेशल टेस्ट होते हैं, क्या हिस्ट्री होती है, क्या कंप्लेन ऑफ होती है। ठीक है, बस हमारे जो कुछ सीनियर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, उनका ये होता है कि उन्होंने नाम इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, उनका डायरेक्ट जाते हैं, स्पेशल टेस्ट करते हैं और डायग्नोज कर देते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इस लेक्चर देने का मकसद सिर्फ बच्चों को अवेयर करना था कि बच्चों, हमारे जो फील्ड के बच्चे हैं, उनको पता चल सके कि एक प्रॉपर असेसमेंट कैसे होती है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको भी इसी तरह होगा कि उन्होंने पेशेंट के बारे में हिस्ट्री ली है कि उसको बैक पेन है, उसके जाके उन्होंने अपने स्पेशल टेस्ट किए हैं, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। इस तरह प्रॉपर एक असेसमेंट कोई भी फिजियोथेरापिस्ट नहीं करता। जाहिर बात है, आजकल टाइम बहुत शॉर्ट है, किसी के पास वक्त नहीं है, यहाँ तक अपने वजूद के लिए भी वक्त नहीं है कि अपने वजूद को वक्त दिया जाए, ठीक है, और अपने आप पे टाइम लगाया जाए। तो इसीलिए मैं इस बात पे एग्री करता हूँ अपने सीनियर्स के भी, और अपने जूनियर को बताता चलूँ कि असेसमेंट इस तरह होती है, और सीनियर से एग्री करता चलूँ कि असेसमेंट 5-10 मिनट में भी हो सकती है। ठीक है, मुझे भी नहीं समझ अभी आई थी, पूछ रहा आपको। तो आप मुझे ऐसा करें कि या तो मेरा नंबर ले लें, ठीक है, आप अनम रिहैब, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, वहाँ उनके फेसबुक पेज पे जाके आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर लें, ठीक है, ताकि आपसे मैं आपका जो इशू हो सके, कोशिश करूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सके मैं आपका कोई भी जो इशू है उसको हल कर सकूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ठीक है, और मैं डॉन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे फ्राहम किया और यहाँ से मैंने नॉलेज कुछ दिया। ठीक है, अब 5-10 लोगों में से एक बच्चे को भी मेरी समझ आ गई या मेरे बताने से उसको कुछ फायदा हो गया, तो मेरा आज का लेक्चर कैश हो गया। ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ कह लेंगे लेग पुलिंग वाले, ठीक है, और उनसे भी अल्लाह बचाए। ठीक है, और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ठीक है, इसके साथ ही पाकिस्तान पाइंदाबाद, गुड बाय।